साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और अब हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपके डीबीटी जेआरएफ के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके 2019 के हैं। तो कुछ यहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स को भी देखते जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि अब हम क्योंकि समय हमारे पास कम है, ठीक है, और आपको ही अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है और कुछ हम ऐसे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो शॉर्ट होंगे, इफिशियंट होंगे, जिसको आप कम समय में समझ कर आप नंबर गेन कर सकते हैं। तो हम अभी उसी पर ही फोकस रहने वाले हैं। तो कोई बहुत लंबी-चौड़ी चीज़ें स्टार्ट करने का कोई ख़ास मतलब है नहीं, ठीक है? तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल लगा हुआ है जो कि आपका डीबीटी जेआरएफ 2019 का क्वेश्चन है। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि आपको 2 लीटर आपको बनाना है, एचसीएल बनाना है जो कि आपका 0.4 मोलैरिटी का होना चाहिए। तो आपको कितने एमएल आपको उठाना है? 28% वेट बाय वेट परसेंटेज आपको दिया गया है एचसीएल का, और स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दी गई है। अब यहाँ पे आपके लिए होगा कि ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, बट चूंकि खतरनाक तो है ये क्वेश्चन, इसमें कोई नो डाउट है, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस क्वेश्चन में बहुत ही खतरनाक इन्होंने यहाँ पे पूछा है। बट चूंकि अगर आप यहाँ पे इस चैनल को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको एक मोलारिटी का जो मैंने सबसे पहला प्लेलिस्ट, मतलब जब आप लक्ष्य जेआरएफ 2023 के इस प्लेलिस्ट में आप आएंगे डीबीटी जेआरएफ के, ठीक है, उस प्लेलिस्ट का जो पहला वीडियो था जहाँ पे अप्रॉक्स 45 मिनट्स का वीडियो था और मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पे आपको कॉन्सेप्ट दिया था, जहाँ पे हमने M1 V1 M2 V2 और इस तरीके की सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था। वहाँ पे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी आपको डेंसिटी दी जाएगी, ठीक है, या स्पेसिफिक ग्रेविटी, मान के चलिए कि आपकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो एक तरीके से आपकी डेंसिटी के तुल्य ही होती है, मतलब डेंसिटी के जैसा ही इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बस एक चीज़ में यहीं पर खेल किया गया था और उसके लिए जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो जो मोलैरिटी होती है वो आपको 10 डीएक्स बाई मॉलिक्यूलर वेट, ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल फॉर्मूला उसके लिए बताया था, जहाँ पे डी से क्या है आपकी डेंसिटी हो जाएगी, एक्स जो है यहाँ पे परसेंटेज सोल्यूशन है। अब चूंकि हमको ये क्यों आवश्यकता है, तो चूंकि आपको ये जो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है वो आपका M1 V1 से ही सॉल्व होने वाला है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपको यहाँ पर जो है कि आपको क्या इसकी मोलैरिटी है इस सॉल्यूशन की, ये आपको नहीं पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको मोलैरिटी निकालनी होगी जो कि हम इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। तो अब देखिए ये कैसे आएगा। तो 10 हो जाएगा, डेंसिटी जो है वो आपको 1.15 दी गई है। यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख लीजिए, और इसके अलावा यहाँ पर जो आपका परसेंटेज दिया गया है वो आपको 28 परसेंटेज दिया गया है। मॉलिक्यूलर वेट जो है वो आपका एचसीएल का जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्लोरीन का 35.5 होता है, मान के चलिए भाई 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है, और इसका जो भी होता है मॉलिक्यूलर वेट अप्रॉक्स उसका डबल होता है, और हाइड्रोजन का 1 रहेगा। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आपका 36.5 आ जाता है, जो कि आपका एचसीएल का है और बहुत ही कॉमन आपका केमिकल है। तो आपको इसको लर्न भी करना चाहिए, और इसी वजह से यहाँ पे इन्होंने इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया नहीं है, क्योंकि ये आपकी एक एक्सपेक्टेशंस है कि HCl हो गया, NaCl हो गया, और ये चीजें मैं आपको सॉल्व भी कराया और आपने देखा भी होगा, ठीक है। और ये चीजें जो है ना, ये थोड़ी सी चीजें आपको करना पड़ेगा, जैसे आपका NaOH है, HCl है, Na2CO3 है, ये कुछ आपके कॉमन केमिकल्स होते हैं जिनका आपको मतलब मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं या मुंह जवानी भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो इसका HCl का मॉलिक्यूलर वेट है वो आपको 36.5 आपको पुट कर देना है। अब 28 को आप इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका 280 हो जाएगा, और ये 1.15 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 36.5 हो जाएगा। हालाँकि ये आपका कैलकुलेशन बड़ा तगड़ा है, ठीक है? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 8.82 मोलैरिटी के आस-पास आएगा। हालाँकि घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अभी का तो मुझे शायद नहीं पता है कि डीबीटी जब से एनटीए ने पेपर कराना शुरू किया है, वो कैलकुलेटर देते हैं कि नहीं देते हैं। बट इस 2019 के पेपर में जब बीसीआईएल पेपर कंडक्ट कराता था, तो यहाँ पे कैलकुलेटर अवेलेबल था। तो मान के चलिए इसी वजह से इन्होंने इतना थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे दिया है कैलकुलेशन। हालाँकि कुछ बड़ा बात भी नहीं है, बट स्टिल फिर भी वहाँ पे कैलकुलेटर अवेलेबल था, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो अब यहाँ पे आपको मोलैरिटी मिल गई है। बाकी अगर वो कैलकुलेटर नहीं देते हैं, तो आज की डेट में वो आपको ऐसा ही कैलकुलेशन देंगे, जो ईज़ी गोइंग होगा, जो आप आसानी के साथ काट-पीट के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको मोलैरिटी आपको 8.82 मिल गया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब जो हमको यहाँ पे काम करना है, वो हमको क्या करना है, अब हम सिंपल M1 V1 वाला फॉर्मूला लगाएँगे, M2 V2 वाला, ठीक है? अब चूँकि क्या है, आपको 2 लीटर बनाना है, मोलैरिटी जो है वो HCl की है, और कितने एमएल आपको इसमें से उठाना है। तो यानी कि इसकी मोलैरिटी आपको पता चल गई, 8.82 जो है इसकी मोलैरिटी है। वॉल्यूम कितना उठाना है ये हमको निकालना है। बनाना हमको क्या है, 0.4 मोलर बनाना है, और लीटर कितना होना चाहिए,
2 लीटर की बात की गई है, हालाँकि चूँकि हम यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ और भी आपको ध्यान रखना है कि एमएल में पूछ रहे हैं, तो आप इसको लीटर को एमएल में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये आपका 2000 एमएल हो जाएगा। तो ये सारी यूनिट्स आपकी सेव हो जाएँगी। वॉल्यूम निकालने के लिए 0.5 इंटू 2000 कर दीजिए और 8.82 कर दीजिए। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 90.7 क्या आ जाएगा, एमएल आ जाएगा। तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। बाकी जो मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि जब भी कैलकुलेशंस के सवाल आएँगे तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मैंने जो आपको 2-4 कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, ठीक है? उसी के आस-पास ही आपका सवाल लगेगा। प्रयास ज़रूर कीजिएगा लगाने का, ठीक है? जब बहुत रेयर कंडीशन होगी, लगेगा कि नहीं लग रहा है, तब भले छोड़ दीजिएगा, नहीं तो कोशिश करिएगा लगाने का और आसानी के साथ ये आपका लगेगा क्वेश्चन, ठीक है? और अब अगर वो कैलकुलेटर नहीं देंगे तो वो आपको ऐसा कैलकुलेशन देंगे जो आप आसानी के साथ पेन कलम से कर सकते हैं। तो यानी कि जिस क्वेश्चन का जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो आपका 32 का बी होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपका कॉन्सेप्चुअल बेस है, हालाँकि सेल साइकिल, सेल डिवीज़न ये चीज़ें मैंने आपको नहीं पढ़ाई हैं, बट बेसिक कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि इफ अ सेल कैरी 21 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द माइटोटिक टेलोफेज। कहानी बनाया है, सिंपल आपसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी क्रोमैटिड्स विल बी देयर इन द मेटाफेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेटाफेज जो स्टेज होती है, ये सेल साइकिल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ होता है। अगर आपको पूछा जाए कि अगर आप सेल्स की या क्रोमोसोम की अगर आप मॉर्फोलॉजी स्टडी करना चाहते हैं तो आप कौन सी फेज को स्टडी करेंगे, तो हम हमेशा क्या करेंगे, मेटाफेज को उठाते हैं, ठीक है? मेटाफेज क्रोमोसोम में आपको मॉर्फोलॉजी बढ़िया दिखती है, पहली कॉन्सेप्ट आपके लिए। दूसरी चीज, क्रोमोसोम आपसे पूछा गया है 21 पेयर है और आपसे क्रोमैटिड्स का नंबर पूछ रहा है। तो होता क्या है कि क्रोमोसोम आपका एक्स शेप्ड का क्रोमोसोम होता है, ऐसे ही तो रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका कह सकते हैं ना कि ये आपका जो पार्ट होता है, ये आपका एक क्रोमैटिड होता है और ये पार्ट जो होता है, ये आपका दूसरा क्रोमैटिड होता है। यानी कि अगर हम बात करूँ, तो एक क्रोमोसोम में अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, तो आपके कितने क्रोमैटिड आपको मिलेंगे? 2 क्रोमैटिड मिलेंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 21 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम। ये वर्ड को ज़रूर याद रखिएगा, पेयर का मतलब है 21 इंटू 2, यानी कि इनके पास 42 क्रोमोसोम है, ठीक है? अब 42 क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड होंगे? एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड हैं, तो 42 क्रोमोसोम में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका 84 आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है? तो 13 का हम सी लगा देंगे आंसर। समझ में आ रही है बात? आगे से ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। इसी तरीके से एक क्रोमोसोम का क्वेश्चन आपसे और पूछा गया है। ऑल द डीएनए स्ट्रैंड्स ऑफ ए सेल कंटेनिंग 4 क्रोमोसोम आर लेबल्ड किए गए हैं, मतलब किसी भी चीज़ से उन्होंने उसको लेबल्ड किया है। आफ्टर वन डिवीजन हाउ मैनी क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल विल हैव लेबल्ड डीएनए। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपका सेल डिवीजन होता है या कोई भी चीज़ होती है, तो आपकी 2 चीज़ें होती हैं, एक आपकी माइटोसिस होती है और एक आपकी मियोसिस होती है, ठीक है? माइटोसिस में क्या होता है कि आपका क्रोमोसोम का नंबर एग्जैक्ट रहता है, जिससे कोई वेरिएशन नहीं आता है डॉटर सेल्स में और आपके पेरेंट सेल्स में। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, आपके क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो हाफ हो जाता है, ठीक है? ये कहानी जो मेजर डिफरेंस होता है यही होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इन्होंने कहीं पर नॉर्मल कंडीशन बोला है, इन्होंने मियोसिस का नाम नहीं लिया है, तो हम इसको एज़ अ क्या कंसीडर करेंगे, माइटोसिस कंसीडर करेंगे। तो अगर आपने 4 क्रोमोसोम को लेबल किया है, तो जो आपका, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो डॉटर सेल्स में भी एग्ज़ैक्ट ही रहेंगे, तो क्रोमोसोम के नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो यानी कि जो आपको लेबल्ड डीएनए आपको मिलेगा, वो आपको 4 लेबल्ड डीएनए मिलेंगे। समझ रहे हैं? यानी कि आपको 4 क्रोमोसोम जो होगा वो आपको लेबल्ड मिलेगा, बाकी 18 का सी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, ये सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हैं, ठीक है? तो इस पे रिजिड भी नहीं होना है, हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को किसी और लॉजिक से सॉल्व कर दें, ठीक है? तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, बट मोर और लेस ऐसे क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इनको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखते हैं और इवन ये सब चीज़ों को एज़ अ कॉन्सेप्ट लेते हुए जाइए, ठीक है? तो यहाँ तक क्वेश्चन्स आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी एक क्वेश्चन आपका डीबीटी जीआरएफ में और पूछा गया था, जो कि आपका रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का है और आईसीएमआर के टाइम पे मैंने थोड़े पार्ट्स इसके कवर किए, तो मैंने हमेशा आपको बोला है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिनको आपको मतलब पता होना चाहिए, वो आपके दैनिक जीवन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे इस लेवल पे आके मलेरिया अगर आपसे पूछा जाए, तो क्या कहोगे? भैया मलेरिया हम नहीं जानते हैं, हम क्योंकि हमने ज़ूलॉजी नहीं पढ़ा या हमने 12th में पढ़ा था लेकिन अब भूल गए। ऐसा नहीं है भाई, ये कुछ चीज़ें मॉस्क्यूटो है, जो चीज़ आपके दैनिक जीवन में आप उनसे देखते रहते हैं, इतनी कॉमन डिज़ीज़ है, ठीक है? फाइलेरिया है, मलेरिया है, उसी तरीके से आपका रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी है। तो ये सारी चीज़ें ना आप अपने जानकारी के लिए भी पढ़िए,
और इस पे रिसर्च ओरिएंटेड, क्योंकि आप रिसर्च में जा रहे हैं ना, तो आपको बहुत बढ़िया फील्ड आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे स्कोप्स भी बहुत अच्छे हैं रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी पे, मतलब वर्ल्ड को आवश्यकता भी है बहुत सारे ड्रग्स की। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालाँकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि हम कभी शर्म के मारे, कभी किसी और कारण के वश, या कभी हमको ऐसा माहौल नहीं मिला कि हमने इन चीज़ों को पढ़ना उचित नहीं समझा, या हमको माहौल नहीं मिला, या हम नहीं पढ़ पाए। बट अब आपके पास मौका है तो इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे कुछ तो मैंने कॉमन आपको आईसीएमआर के टाइम पे मैंने आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पढ़ाया है, वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और दैनिक जीवन के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम अपने पॉइंट पर आते हैं, और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्योर्स प्रिवेंशन ऑफ द पॉलीस्पर्मी इन द एग। तो कहने का मतलब ये है कि प्रिवेंशन, जैसे कहने का मतलब ये है कि एक मैं आपको अगर मोटी बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो एक चीज आप समझ लीजिएगा कि जो आपका एग होता है, जिस तरीके से आपने मतलब ओवम जो होता है वो आपका एक ही होता है, लेकिन जब आपका कॉपुलेशन का समय होता है, उस टाइम पर जो आपके स्पर्म, या कह सकते हैं जो आपका सीमेन होता है, वहां पे जब रिलीज होता है, तो मिलियंस स्पर्म जो होते हैं वो आपके रिलीज होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन केवल और केवल एक स्पर्म जो होता है वो जाके ओवम से क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। तो ये कैसे एश्योरेंस आएगा, आपने मिलियंस स्पर्म रिलीज किए हैं लेकिन केवल एक स्पर्म को क्या होना है, फर्टिलाइज होना है। तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होती है। हालांकि इस प्रोसेस में आपका एक प्रोसेस आपका कैपेसिटेशन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। कैपेसिटेशन जो होता है ये आपका फीमेल जेनाइटल ट्रैक पे होता है। इसमें मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके सिक्रीशन के माध्यम से स्पर्म को ऐसा बनाया जाता है, एक्टिव किया जाता है कि वो जाके ओवम से फर्टिलाइज करे। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा, कैपेसिटेशन जो होता है वो आपका फीमेल जेनाइटल ट्रैक पर होता है। ठीक है, अब इस पूरी स्टोरी में एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करे, या एक स्पर्म अगर जाके बाइंड कर गया है ओवम से, तो कोई दूसरा स्पर्म आके ना बाइंड कर ले। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत सारे स्पर्म आके बाइंड कर लेंगे तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलीस्पर्मी बोलेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको प्रिवेंट करना आपके सिस्टम में ही ऐसा बनाया गया है कि ये चीजें ना, ऐसी मतलब स्थिति ना आए। तो वो स्थिति ना आए तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं, तो पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा मैं आपको पीछे ले जाके चीज़ों को समझाऊँगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्टिलाइज़ेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो जैसा कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप खुद ही से देखिएगा, आपको मैं होमवर्क ही दे देता हूँ कि फर्टिलाइज़ेशन आपका कहाँ पे होता है, इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने थोड़ा बहुत चर्चा कर रखा है। तो फर्टिलाइज़ेशन बेसिकली होता क्या है, यूनियन ऑफ द 2 अपोजिट टाइप ऑफ गैमीट, जो कि आपके स्पर्म के केस में स्पर्मेटोजोआ होगा या ओवा होगा। ये आपके फ्यूज़ करते हैं मेल एंड फीमेल न्यूक्लाई, जिसको हम कॉमनली एम्फीमिक्सिस बोलते हैं या सिनगैमी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन मैच्योर ओवम जो होता है वो सिक्रीट करता है कुछ केमिकल्स को, जिसको हम फर्टिलाइजिन बोलते हैं, जो कि आपका मोनोसेक्राइड या अमाइनो एसिड या ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दे रखा है कि सिस्टम में, बायोलॉजी सिस्टम में बहुत सारी चीजें जो होंगी वो आपको ग्लाइकोप्रोटीन ही मिलेंगी। ठीक है, एट द सेम टाइम जो आपका स्पर्म होता है वो आपका एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन सिक्रीट करता है, जो कि एसिडिक प्रोटीन्स के बना होता है। ठीक है, तो कुल मिला के इनके में आपस में रिएक्शन होता है। फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन तभी रिएक्ट कर पाएंगे जब वो सेम स्पीसीज के होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगर अपोजिट स्पीसीज के होंगे तो वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब यहाँ पे कहानी क्या आती है, जो आपकी फर्टिलिन प्रोटीन होती है सरफेस ऑफ द स्पर्म विल हेल्प द स्पर्म टू फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम। यानी कि जो आपकी फर्टिलिन प्रोटीन होगी वो हेल्प करेगी स्पर्म को ओवम से फ्यूज होने में। और चूंकि पॉलीस्पर्मी ना हो पाए, इसके लिए आपकी दो स्टेप होते हैं। पहला जो प्रोसेस होता है वो आपका डीपोलराइजेशन, यानी कि आपने पढ़ा होगा ना मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो चूक कुल मिला के पहले स्टेप में जो होता है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ऐसा कर दिया जाएगा कि बाकी चीजें अंदर की तरफ ना आ पाए। मान लीजिए कि आपकी मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव ये वाला जो कहानी होता है ना, तो यहाँ पे चार्ज की वजह से कुछ ऐसा कर दिया जाएगा जिसमें आपका कॉमनली डीपोलराइजेशन होता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या कर दिया जाएगा कि जिसको हम फास्ट ब्लॉक बोलते हैं। मतलब दो तरीके की ब्लॉकिंग होती है, एक बहुत फास्ट होता है और एक आपका स्लो होता है। ठीक है, तो जो फास्ट में होता है वो आपका डीपोलराइजेशन होता है, जिसकी वजह से दूसरे स्पर्म नहीं उसमें जाके अटैच हो पाएंगे। और विद इन मिनट्स ऑफ द फास्ट ब्लॉक स्लो ब्लॉक अकर होता है, जो कि आपका कॉर्टिकल रिएक्शन होता है या जोना रिएक्शन इसको बोलते हैं। हालांकि ये क्या होता है इसको भी देख लीजिए, मैंने यहाँ पे फिगर लगाया है, ये बहुत सारे स्पर्म आ रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके से पूरा आपका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आपको जोना पेलुसिडा रियल होगी, ये ओवम है जो कि मैच्योर है। यहाँ पे प्री वेटेलाइन स्पेस होता है और सेल्स होती हैं कोरोना रेडिएटा की। तो कुल मिला के इन लोगों में आपस में रिएक्शंस होते हैं। अब ये रिएक्शंस कैसे होते हैं इनको समझिएगा, कॉर्टिकल एंड जोना रिएक्शन। तो एज द स्पर्म का जो हेड होता है वो कम्स कॉन्टेक्ट विद द फर्टिलाइजेशन, वंस इट कॉज ओपनिंग ऑफ द सोडियम के चैनल जो होते हैं ओपन हो जाएंगे, जिससे डीपोलराइजेशन होगा। और ये समझने के लिए आप जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स
ट्रांसमिशन आपने पढ़ा होगा ना, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। डिपोलराइजेशन ऑफ द ओवम मेम्ब्रेन का होता है, जिससे क्या होता है फास्ट ब्लॉक टू चेक पॉलीस्पर्मी, जिससे क्या होते हैं कैल्शियम जो होते हैं वो एग में आ जाते हैं, स्पर्म और एग मेम्ब्रेन जो होती है वो आपकी डिसॉल्व हो जाती है, कंप्लीट स्पर्म इंटर करता है साइटोप्लाज्म ऑफ द एग एंड द एनवलप इज लेफ्ट आउट, कैल्शियम इनफ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक्सट्रूशन ऑफ द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स या कॉर्टिकल रिएक्शन, यानी कि जो आपका कैल्शियम रिलीज हुआ है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक कैल्शियम आपका एक ऐसा एलिमेंट है ना कि जो मतलब कह सकते हैं ना कि मतलब ऑलराउंडर एलिमेंट है। और ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि कॉपी में इसी समय नोट डाउन करिएगा 5 पॉइंट्स को, कि कैल्शियम का रोल आपने कहाँ-कहाँ पढ़ा है। मतलब जहाँ भी नज़र उठा के देखोगे वहाँ पे आपको कैल्शियम मिलेगा। तो आज आपने ये भी समझ लिया कि कॉर्टिकल रिएक्शन या रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में भी कैल्शियम का बहुत तगड़ा रोल है। तो जिससे क्या होता है कॉर्टिकल रिएक्शंस होती है या जोना रिएक्शंस होती हैं व्हिच मेक द जोना पेलुसिडा इम्पेरिवस टू सेकंड स्पर्म बाय डिस्ट्रॉयिंग स्पर्म रिसेप्टर, यानी कि ये क्या करते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन से क्या होते हैं जो वहां पे ओवम के पास में जो स्पर्म के रिसेप्टर लगे हुए हैं उनको खत्म कर देता है, यानी कि जब आपका रिसेप्टर खराब हो जाएगा तो कोई स्पर्म आके बाइंड नहीं करेगा, जिससे फर्दर आपकी रिएक्शंस नहीं होंगी। समझ रहे हैं? तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉर्टिकल रिएक्शन और जोना रिएक्शन दोनों ही इन्वॉल्व होती हैं टू स्लो ब्लॉक टू चेक द पॉलीस्पर्मी। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। तो वही चीज आपसे पूछा गया था कि कौन सा है जो पॉलीस्पर्मी को यहाँ पे प्रिवेंट करेगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शंस बनेगा वो आपका कॉर्टिकल रिएक्शन होगा, जो कि यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है कि कॉर्टिकल रिएक्शंस होते हैं। बाकी जब आप इसके और गहराई में जाएंगे तो आपको ZP1 ZP2 वगैरह की भी रिएक्शंस होती हैं, लेकिन पहला स्टेप वो आपका हो चुका होता है, लेकिन जो फाइनल स्टेप होता है वो आपका कॉर्टिकल रिएक्शंस होता है। तो कॉर्टिकल रिएक्शन होने के बाद कोई संभावना ही नहीं बचती है कि अब आपका पॉलीस्पर्मी कंडीशन आ सकता है। समझ रहे हैं? तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और मेरा सजेशन रहेगा कि थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट एनसीईआरटी में जो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी लिखी हुई है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है? तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी मैंने यहाँ पे आपको फिगर दिखा दिया, बाकी आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। तो कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिए हैं। बाकी आपको मान के चलिए आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। पुराने वीडियोस को भी देखते रहिए, हर चीज़ों को रिकॉल करिए, अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाइए, अपने ऊपर अब विश्वास करिए, ठीक है? क्योंकि अब सारा खेल विश्वास का चलने वाला है, ठीक है? अपने ऊपर भरोसा करिए कि मैं कर सकता हूँ, मैंने जो पढ़ाई किया है वो मैंने बहुत सॉलिड किया है, ठीक है? और वहाँ पे नंबर ऑफ चॉइस आपके पास बहुत है, इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है कि आप कोई भी नए टॉपिक्स को भी आसानी से समझ सकते हैं और पुराने टॉपिक्स को भी आप अच्छे से कवर करके नंबर गेन कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी आने वाले समय में हम और भी पार्ट्स और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। जैसे आज मैंने आपको पॉलीस्पर्मी बता दिया है, उस तरीके से कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो बेफ़िक्र रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई समस्या आती है तो हमारे लक्ष्य जेआरएफ टेलीग्राम चैनल पे अपना एक बात रखिए, ठीक है? बाकी इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज़ हैं मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। ये सारे वीडियोज़ जो हैं वो आपके लिए बहुत मतलब रामबाण सिद्ध होंगे, ठीक है? मतलब उनका कोई तोड़ नहीं है। तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एग्ज़ाम में आपको अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। अगर आप ये 80-90 वीडियो जो भी मान के चलिए एग्ज़ाम तक अपलोड हो जाएँगे और अभी भी जो बच्चे नए जॉइन किए हैं वो चाहेंगे तो वो भी इस पूरे पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज को देख सकते हैं, मतलब कवर कर सकते हैं। अभी भी कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एग्जाम के 5 दिन बचे हैं तो आप सोचें कि अरे मैं नहीं देख सकता हूँ या नहीं देख सकती हूँ, ऐसा नहीं है। अभी भी टाइम है, 80 वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हैं जिससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा, ठीक है? तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी